गाइस आगे देखते हैं हम लोग किस प्रकार से जो विद्यार्थी हैं वो जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उनमें क्या क्या संभावनाएं और क्या क्या क्षमताएं विकसित होती हैं जब जो उनका मूल उद्देश्य चीज़ों को समझने का हो तब। तो नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर की जब समझ की क्षमता विकसित हो जाती है तो चीज़ों को देखने का या फिर ज्ञान प्राप्त करने का जो क्षमता है उस बहुत ज़्यादा विकसित होती है। और ऐसी स्थिति में इसको व्याख्या शिक्षक के द्वारा किस प्रकार से अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाने के लिए क्या क्या मेथड इस्तेमाल किया जाता है उसकी व्याख्या की गई है। यहाँ पे लेक्चर मेथड का इस्तेमाल किया जाता है और डिस्कशन मेथड द टीचर हैज़ टू इवेलुएट द एबिलिटी टू बी इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। गाइज इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड की चर्चा हम लोग विशेष तौर पे अलग से करेंगे अगले यूनिट में। और यह यूजीसी के नेट पेपर में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप प्रीवियस ईयर में आप इसे देख भी सकते हैं जब आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा तो आगे जाके कि इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड में क्या अंतर है एक एग्जांपल के साथ मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद आगे बढ़ूंगा गाइज कि इंडक्टिव मेथड जैसे कि दो असर्शन दिया गया है कि रमेश बहुत ही अच्छा है और सुरेश बहुत ही अच्छा है और उसका निष्कर्ष ये दिया गया है कि चूँकि रमेश और सुरेश बहुत ही अच्छे इसीलिए क्लास के सारे विद्यार्थी अच्छे हैं। तो इसी इंडक्टिव मेथड कहा गया है। और डिडक्टिव मेथड क्या है? डिडक्टिव मेथड ये कहता है कि सुरेश ही बहुत ही अच्छा विद्यार्थी है, रमेश अच्छा विद्यार्थी नहीं है। तो इसका निष्कर्ष ये निकल सकता है कि क्लासरूम के कुछ विद्यार्थी अच्छे हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि दोनों में क्या बड़ा अंतर है। इंडक्टिव मेथड यह मानता है कि दो चीज़ें कंसिस्टेंट है इसीलिए सारी चीज़ें ही कंसिस्टेंट होगी। खैर गाइज हम लोग इसको डिटेल में आगे जाके देखेंगे। एक्सम्प्लीफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन इस चीज़ों में यहाँ पे जो जिसका शिक्षक का जो मूल उद्देश्य अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कराना हो तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थी को और शिक्षक को दोनों को ही अग्रसर होना पड़ता है। और विशेष तौर पे जब एक्सप्लेनेशन की बात आती है, व्याख्या की बात आती है तो सारे के सारा दारोमदार एक शिक्षक के ऊपर ही होता है कि कितनी अच्छे से सुगमता के साथ अपने पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों को तक वो सुगमता के साथ टीचर पहुंचाता है। और क्लासरूम का क्लाइमेट भी बहुत ही महत्वपूर्ण और इनकरेजिंग होता है जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की बात की जाती है। और यहाँ पे डिसिप्लिन की भी उतनी आवश्यकता जोर ज़बरदस्ती पे नहीं रहती है क्योंकि गाइज जहाँ पे अगर विद्यार्थी यह समझे और चीज़ों को जो पाठ्यक्रम समझाया जा रहा है शिक्षक के द्वारा उसमें वो खुद इन्वॉल्व हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि वैसी स्थिति में वो विद्यार्थी बहुत ही लाइवली वे में बहुत ही ज़्यादा बिना परेशानी के गप सप ये वगैरह भी अपना पूरा ध्यान शिक्षक के ऊपर केंद्रित करते हुए विषय वस्तु को ग्रहण कर सकता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि यहाँ पे कि जो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है इसमें बोरिंगनेस के लिए और इसमें डिसिप्लिन के लिए कहीं कोई बहुत ज़्यादा विकल्प रहता नहीं है। तो यहाँ पर मोटिवेशन भी बहुत अच्छा होता है गाइज की और विद्यार्थी टीचर जो है इक्विप होते हैं चार्ट मॉडल पिक्चर टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से ताकि विद्यार्थियों तक ये अपनी बातों को समझा सकें। और शिक्षक बहुत तरह के एग्जाम्पल का जनरलाइज कर सकते हैं थ्योरी को। क्लासरूम में हम लोग ये देखते हैं गाइज कि किस प्रकार से हम लोग के जब अच्छे शिक्षक होते थे तो न सिर्फ वो पढ़ाते थे बल्कि अच्छे एग्जाम्पल का भी इस्तेमाल करते थे और जनरलाइज करते थे। जनरलाइज का अर्थ गाइज ये होता है कि जो साइंस का जो नियम है साइंस का जैसे न्यूटन का कोई भी नियम है और तो वो नियम जो एक जगह लागू होता है वो सब जगह लागू होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इंसान के बिहेवियर में भी जो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ है और न्यूटन का सेकंड और थर्ड लॉ भी लागू होता है। जैसे फर्स्ट लॉ है कि जब तक आप किसी व्यक्ति को फोर्स नहीं करते हैं तब तक वो अपनी जगह से हिलेगा डुलेगा नहीं। जब तक जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से निठल्ले लोगों में भी देख सकते हैं या फिर हम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा जो क्रोधी और भावुक है। तो अगर आप किसी चीज़ को मूव करना चाहते हैं तो बाह्य तौर पे उसे प्रेरित करना आवश्यक होता है। तो यहाँ पे जनरलाइज करते हैं अर्थात ताकि सिर्फ न्यूटन का थर्ड लॉ फर्स्ट लॉ हम नहीं सीख सकें बल्कि ये जान पाएँ कि किस प्रकार से सीखने का जो ढांचा है जो तरीका है विद्यार्थियों में विकसित की जाए।
तो इसीलिए यहाँ पे ऐसी तरह के टीचिंग में ओरल टेस्टिंग, रिटेन टेस्टिंग कैन बी कंडक्टेड। विद्यार्थियों में समझ की कितनी क्षमता विकसित हुई है इसको जानने के लिए शिक्षक जो है क्लासरूम में टेस्टिंग ले सकते हैं, ओरल टेस्टिंग मौखिक रूप से सवाल पूछ सकते हैं या फिर रिटेन टेस्ट भी ले सकते हैं। रोल ऑफ टीचर बहुत ज़्यादा, रोल ऑफ टीचिंग टीचर सबसे ज़्यादा महत्व रखती है गाइज, क्योंकि सब्जेक्ट को मैटर कुछ भी हो, अगर व्यक्ति जो व्यक्ति पढ़ाने जा रहा है उसके अपने व्यक्तित्व में प्रभाव नहीं होगा, उसमें शिक्षण अभिवृत्ति अत्यधिक विकसित नहीं होगी, उसमें वो कला और उसमें क्षमता नहीं होगी, तो विद्यार्थियों को चाह के भी, अच्छे विद्यार्थी भी क्यों ना हो, विद्यार्थी इंटरेस्ट नहीं लेंगे और चीज़ों को बहुत ही जल्दी भूल जाएंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नॉट सो डोमिनेटिंग एंड अथॉरिटेरियन, यह अपने आप में प्रभुत्वकारी नहीं है, दबाव नहीं डालता है। ये शैक्षणिक कला जो सम्मान पर आधारित है, उसमें जाहिर सी बात है गाइज कि अथॉरिटेरियन और डोमिनेशन के लिए कोई जगह नहीं होगी। और रोल ऑफ लर्नर महत्व क्या रखती है कि द रोल ऑफ लर्नर इज अंडरस्टैंडिंग द लेवल ऑफ टीचिंग नॉट सो पैसिव। यहाँ पे जो विद्यार्थी प्राप्त करने वाला है, अगर विद्यार्थी को मूल ध्यान में रखते हुए शिक्षा अगर पढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि विद्यार्थी बहुत ज़्यादा पैसिव नहीं होगा, निष्क्रिय भाव में नहीं होगा। वो यह जानेगा कि हम ये जो पढ़ाया जा रहा है वो उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, उससे मेरे लाभ के लिए है और मुझे फ़ायदा होगा। जाहिर सी बात है गाइस कि ये अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव लर्निंग को प्रमोट करती है, जो इफ़ेक्टिव क्लासरूम इंटरेक्शन में ही हो सकती है। और डिसएडवांटेज क्या है गाइस अंडरस्टैंडिंग में कि यह कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को और लेस एम्फेसिस ऑन इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अगर चीज़ों को गाइज सिर्फ जनरलाइज किया जाए, और जैसे कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही है, और अगर उसको अगर सिर्फ यही कहा जाए कि हमारे लाइफ में या फिर एक पार्टिकुलर मुझे न्यूटन के लॉ को इसलिए समझना चाहिए ताकि मैं उसे जब मैं आगे बढ़ूँ तो मैं एक विशेष पेशा में जब जाऊँ, इंजीनियरिंग पेशे में जाऊँ, तो उसको मैं इस्तेमाल करूँ। पर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में सिर्फ इस चीज़ों को याद करना और समझ लेना भी महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये जानना कि जिन्होंने इस सिद्धांत को खोजा उनकी अपनी अभिवृत्ति कैसी थी, और उससे पहले ये चीज़ें क्यों नहीं खोजी गई, या फिर खोजी गई तो क्यों यहाँ तक हम लोगों तक नहीं पहुँच पाई। और ये मैंने जो सीखी है साइंस का, ये जो लॉ है जो मैं सीख रहा हूँ, वो आने वाले समय में कब तक रहेगा, या फिर अगर वो यूनिवर्सल है, अगर वो बदलने वाला नहीं है, तो उस लॉ में क्या क्या कमियां हैं, उस कमी को मैं क्या सुधार कर सकता हूँ। तो जाहिर सी बात है गाइस कि अगर बहुत सारे सिद्धांत, अगर बहुत सारे नियमों को याद कर लिया जाए और इस पर जोर ही नहीं डाला जाए कि वो सारे नियम मुझसे किस प्रकार से संबंधित है, समाज से संबंधित है, मेरे व्यवहार से मुझे अपने अच्छा से व्यवहार करना है, और मुझसे व्यक्तिगत रूप से मैं अपने आंतरिक रूप में उसको किस तरह से उसको स्वीकार करूं, मेरे अपने लाभ के लिए वो किस प्रकार से मुझे वो लाभान्वित कर सकती है, इस पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं रहता है। कॉग्निटिव एबिलिटीज का अर्थ ही होता है कि आप जिन चीज़ों को सीख रहे हैं, पहले तो याद कर रहे हैं, उसके बाद समझ रहे हैं, और थर्ड में आप उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आप उसको कॉग्निटिव स्किल, जिस तरह से एक शिक्षिका होती है, जो ज़्यादातर गाइस आप देखते होंगे कि किस तरह से नर्सरी स्कूलों में शिक्षिकाओं को रखा जाता है, टीचर को कम रखा जाता है, क्योंकि फैमिली नेचर है, वो विद्यार्थियों को, बच्चों की मूल भावों को, उनकी आवश्यकताओं को अच्छे से समझती है, तो उसको कॉग्निटिव स्किल कह सकते हैं वहाँ पे कि कॉग्निटिव स्किल फीमेल टीचर में मेल टीचर के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बेटर है। तो अगर वही कॉग्निटिव स्किल हम अपनी बात करें कि हम किसी सिद्धांत को पढ़ रहे हैं, किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, और हम ये जाने कि हमारी जो व्यवहार में जो कमियां हैं, जो हम लोग के दैनिक जीवन में परेशानियां हैं, जो हताशा का भाव है, निराशा का भाव है, या फिर अन्य कोई भी तरह का भाव है या समस्याएं हों जो हम लोग के सामने हमेशा आती रहती हैं, तो किस प्रकार से हम लोग उसको डील करें, उसको किस तरह से हम जो सीख रहे हैं वो किस तरह से उन कमियों के साथ जुड़ी हुई है और उस चीज़ों को कैसे बेटर कर सकती है। तो इस तरह से कनेक्ट कर पाना अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में नहीं हो पाता गाइज। इसीलिए इस टीचर को इस टीचिंग ये जो तरीका है वो कहीं ना कहीं लेस इफ़ेक्टिव है कॉग्निटिव टीचिंग और रिफ्लेक्टिव टीचिंग के मुकाबले में। और आगे जाके हम देखते हैं कि जो मॉरिस एल बिगे महोदय हैं, उन्होंने व्याख्या की है कि केयरफुल क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ एन आइडिया और सपोज आर्टिकल ऑफ नॉन सब्जेक्ट इज लाइट ऑफ टेस्टिंग एविडेंस। तो ये हम लोग
जो भी सीखा है, जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, उसको हम लोग हम लोग के सामने साक्ष्य है, जिसको हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग समझते हैं, उस पर उसको कसौटी पर कहा गया है गाइज कि आपने जो भी सीखा है उसको अपनी किस तरह से अपने अनुभव की कसौटी पर तौलना, कि किस तरह से किसके ऊपर आप डिपेंडेंट हो सकते हैं, किसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, किसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। हम लोग को परिवार में हमेशा सिखाया जाता है, और जब अपनी लाइफ में खुद गलती करते हैं तो चीज़ों को समझते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को। तो जो हम लोग को समझाया गया फैमिली में, वो प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया गया था। तो कि हर एक बातों को प्रैक्टिकल करके दिखाया भी नहीं जा सकता, पर हम लोग जानते हैं कि जब हम खुद से गलतियाँ करते हैं, जो चीज़ें हमने सीखी हैं, पहले से अंडरस्टैंड की हुई है, वो कहीं ना कहीं वापस हम लोग के सामने रिपीट होती है, तब हम लोग समझते हैं कि सिर्फ अंडरस्टैंड करना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उस चीज़ों को रिफ्लेक्ट करना भी आवश्यक है। तो इसीलिए रीजनिंग और थिंकिंग के लिए इसको बनता है कि अगर आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, सिर्फ समझ रहे हैं मेंटल प्रोसेस के द्वारा, तो कहीं ना कहीं आपको लॉजिक लगाना होगा, आपको सोचना होगा। और एनालाइजिंग कॉन्सेप्ट है कि इसका आप अगर कोई चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसको किस तरह से आप एक्सेप्ट कर, कोई ज्ञान दी जा रही है तो उसको आप किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं। जाहिर सी बात है कि आप इमेजिनेशन करेंगे, आप कल्पना करेंगे, उसके बाद आइडिया एंड थॉट्स आएंगे आपके विचार आपके मन में, और उसके बाद आप उसको ग्रहण करेंगे। ये चीज़ों को कुछ हो सकता है, कुछ चीज़ें आप काट भी दें, आप उसको नकार भी दें, जो आपके अनुभव में कभी नहीं रहा हो और अचानक से नई चीज़ें मिल गई हो। तो इसीलिए गाइज कि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है, वो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रिफ्लेक्टिव टीचिंग ही है। और रिफ्लेक्टिव टीचिंग का उद्देश्य ही होता है कि जो विद्यार्थी है, वो जो ज्ञान प्राप्त करना है, उसका मूल स्रोत, उसका ओरिजिन, कि वो ज्ञान क्यों प्राप्त कर रहा है, वो जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है उसके अपने व्यक्तित्व से क्या संबंधित है। सिर्फ इससे भी नहीं कि बल्कि कि वो क्या व्यवसाय और पेशा कर सकता है, कितना कमा सकता है, कितना नहीं। इसके अलावा कि वो समाज को किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है, और उसकी अपनी जो आंतरिक मनोभाव है, जो हमेशा उसे नया कुछ खोजने को उद्वेलित करती है, उसको किस प्रकार से सेटिस्फाई करता है। तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग अगर इतिहास को पढ़ते पढ़ते इतिहास को अपनी पर्सनल लाइफ में जो पुराने फॉल्ट्स हैं उसको अगर वो मेजर करता है, वो आंकता है और उसको धीरे धीरे एलिमिनेट कर देता है, तो उसका इतिहास पढ़ना सफल है। तो इस तरह से बहुत सारे अन्य एग्जाम्पल हो सकते हैं कि आपको रीजन करना होगा, आपको लॉजिक लगाना होगा कि आप कहाँ पे गलत हैं, आप कहाँ पे सही हैं, जो चीज़ों को प्राप्त कर रहे हैं, कहाँ पे आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसीलिए क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, थिंकिंग और क्रिएटिविटी और रीजनिंग, ये सारी चीज़ें, सारी कलाएँ जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, सारी क्षमताएँ जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। और ये तभी विकसित होंगी जब शिक्षक का यह मूल उद्देश्य हो कि जो विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त कर रहा है वो उसमें यह एबिलिटी हो कि जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है उसको वो अप्लाई करे, अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करे और अप्लाई करे। और आगे जाके हम लोग देखते हैं गाइज कि जो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, इसका जब शिक्षक का मूल उद्देश्य ही हो कि विद्यार्थी उससे भी कहीं आगे उसके जैसा स्वयं बन जाए, शिक्षक के जैसा ही बन जाए, क्योंकि उसमें भी ना सिर्फ वो चीज़ों को जो ज्ञान दे रहा है उसको याद करे, बल्कि उसको समझे, और समझने के बाद अपने बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करे। तो अच्छे टीचर होंगे, अगर वो अच्छे बिहेव करते होंगे तो ये उम्मीद करेंगे ही कि मेरा विद्यार्थी भी अच्छा बिहेव करे। तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्शन की बात है। तो रिफ्लेक्शन, तो जाहिर सी बात है अच्छे बिहेवियर की जब बात आ रही है कि हम लोग देखते हैं गाइज कि पॉलिटिक्स में कितनी सारे सेक्युलरिज्म और अन्य चीज़ें हैं, कम्युनिज्म है और अन्य कम्युनलिज्म है और अन्य चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ों के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन और डिबेट होता है। तो एक अच्छा शिक्षक वही होगा जो यह उम्मीद करे कि जो विद्यार्थी है, जो पॉलिटी को पढ़ रहा है, इंडियन पॉलिटी को या फिर इंडियन कल्चर को या फिर अन्य सब्जेक्ट को, तो या फिर वो हिंदी हो या फिर फिलॉसफी हो या फिर इंग्लिश हो, तो जो मानव के मूलभूत स्वभाव और ज्ञान है, जो मनोभाव है, उनको समझ के उनके प्रति वो सम्मान लाए अपने आप में, और अपने अंदर में बदलाव लाए अपने व्यवहार में, और सामाजिक क्रियाकलापों में भी वो उसको वो प्रकट करे। इसीलिए इसको रिफ्लेक्टिव टीचिंग को जो है ये कहा जा सकता है कि सबसे ब्रॉडेस्ट एस्पेक्ट इसी का है। और ये इसका इस तरह से अगर जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग का सबसे बड़ा मूल्यांकन का तरीका यही हो सकता है कि बिहेवियर में कितना बड़ा परिवर्तन आया है, जो सिखाने वाला उसमें भी और जो सीखने वाला उसमें भी। इसकी चर्चा गाइस हम लोग पहले भी कर चुके हैं
लास्ट में ये देखते हैं हम कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग क्या है। कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग ये कहता है कि जो डिजायरेबल इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, जो मांगा जा रहा है, विद्यार्थी जो उम्मीद करता है, जो करिकुलम में दिया जा रहा है सिर्फ वही सिखाया जा रहा है, विद्यार्थियों को मोटिवेशन दिया जा रहा है, और प्लानिंग के साथ शिक्षक जो है बच्चों को सिखाते हैं, कंटेंट तैयार करते हैं और एग्जाम्पल को अच्छे से सजा के रखते हैं और उसी प्रकार से वो एक्ट करते हैं, विद्यार्थियों को सिखाते हैं। और स्टूडेंट्स रिमेन एक्टिव इन गुड टीचिंग। जाहिर सी बात है कि शिक्षक अगर अच्छे से सिखा रहे हैं तो विद्यार्थी भी काफ़ी एक्टिव होकर चीज़ों को प्राप्त करेंगे। और पांचवा पॉइंट है कि सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन, कि एक शिक्षक जो है सारी की सारी चीज़ों को एक पार्टिकुलर टाइम में सारे की सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं कर सकते, इसीलिए वो सेलेक्टेड इन्फॉर्मेशन ही डील करते हैं। वो कहीं ज़्यादा इफेक्टिव है, कहीं ज़्यादा बेटर है और डेमोक्रेटिक भी है। क्यों डेमोक्रेटिक इसलिए है क्योंकि जो अच्छे विचार होंगे वो यह किसी भी शिक्षक के अच्छे विचार होंगे तो वो यही प्रयास करेगा कि वो फोर्सफुल में उसको व्यक्त ना करे, बल्कि वो जो व्यक्त करे विद्यार्थी उसको एक्सेप्ट कर ले बहुत ही खुशी के साथ, विनम्रता के साथ, ताकि उनके अपने व्यवहार में परिवर्तन आए। इसीलिए सिंपैथेटिक एंड फुल ऑफ पिटी है कि आप जो ज्ञान प्राप्त करने वाला उसके प्रति काफ़ी कोमलता और काफ़ी सिंपैथी का अर्थ है गाइस जहाँ पे कि आप सामने वाले के दुख दर्द को समझ रहे हैं, उसी के ढंग से आप अपने व्यवहार में भी परिवर्तन ला के शिक्षा दे रहे हैं। इसीलिए डायरेक्शनल टीचिंग है, एक दिशा निर्देशन है कि क्या करना है और क्या नहीं। कोऑपरेशन ऑफ टीचर स्टूडेंट आवश्यक होती है, इसके बगैर काम भी नहीं चल सकता क्योंकि वो अथॉरिटेरियन नहीं है। अथॉरिटेरियन टीचिंग गुड टीचिंग में नहीं आता है, इसके हम कहीं भी सारे पॉइंट में 20 पॉइंट में हम नहीं देखेंगे। और इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज ऑफ टीचर। जो भी शिक्षा दी जा रही है शिक्षक के द्वारा उनके अपने अनुभवों पर आधारित है पुरानी, और ये प्रोग्रेसिव है कि जो पुरानी जो रटी रटाई चीज़ें हैं और पूरी की पूरी ऐसी ना हो, बल्कि समय में जो परिवर्तन आया है, जो मांग है, जो आवश्यकता है, उसी के अनुसार शिक्षक विद्यार्थियों को सिखा रहे हैं। और इट इंक्लूड्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ टीचर्स परफॉर्मेंस एंड टीचिंग मेथड। यह सभी तरह के टीचर को परफॉर्मेंस और टीचिंग मेथड को इंक्लूड करता है। इमोशनल स्टेबिलिटी को भी विकसित करता है और भावुकता को अपनी अगर कहीं ज़्यादा कम है या नहीं के बराबर है तो उसको स्टेबल करने के लिए काम करती है और एडजस्ट करती है इन्वायरमेंट के अनुसार विद्यार्थियों को देखते हुए अपने पढ़ाने के तरीकों में। इट इज़ डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक इन नेचर। यह विद्यार्थी की ज़रूरतों को समझती है और उनके आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। इट इज़ द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड ऑर्डर। जाहिर सी बात है कि भविष्य का निर्माण शिक्षक करते हैं अच्छे इंस्ट्रक्शन के माध्यम से और विद्यार्थियों के पोटेंशियल को बढ़ाते हैं। और टीचर एक फिलोसोफर, फ्रेंड और गाइड एक विद्यार्थियों के लिए साबित होते हैं और अच्छे बिहेवियर से। और इन टीचर जो क्लासरूम में है वो अपने बिहेवियर से जो अप्रत्यक्ष रूप में पेश करते हैं या फिर अप्रत्यक्ष रूप में, दोनों रूपों में विद्यार्थी से प्रभावित होते हैं शिक्षक से। एंड इट रिफ्लेक्ट्स द हार्मोनी बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट से। यह जो अच्छे टीचर हैं एक अच्छे टीचिंग एक्टिविटी है, वो टीचर और स्टूडेंट दोनों के बीच में अच्छे आपसी संबंधों की व्याख्या करते हैं। तो इस प्रकार से गाइज आज हम लोग का यूनिट 1 का पहला पार्ट समाप्त हुआ और आगे जाके हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू एंड आई होप योर स्टडी विल बी फाइन एंड वी विल मेट वेरी सून।